नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपनी एक नई क्लास के साथ में। हम अभी तक लेके चल रहे थे 10th स्टैंडर्ड में सिविक्स सब्जेक्ट की का 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। और इसको अभी तक हमने दो क्लासेस में इसको बखूबी समझा, इसके कई कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे क्लियर किया और आज हम इस कहानी को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। एक जल्दी से प्रीकैप कर लेते हैं कि हमने दो चैप्टर्स, दो क्लासेस में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम देखते हैं, हमने समझा कि सत्ता किस तरीके की होती है, सत्ता की साझेदारी क्या है और सत्ता की साझेदारी क्या है। हमने ये भी देखा कि सत्ता की साझेदारी या शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था, हमने इसके बारे में बात की। हमने आपकी टेक्स्ट बुक से फिर जो है श्रीलंका का उदाहरण लिया कि श्रीलंका में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की मांग उठी, लेकिन श्रीलंका ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमने एक बेल्जियम का उदाहरण लिया कि किस तरह से बेल्जियम ने अपने देश के अंदर सत्ता की साझेदारी की जो मांग थी उसको जो है पूरा किया और एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया यहाँ पे कि किस प्रकार से मिलजुल के सरकार चलाई जा सकती है। हमने एक एडिशनल एग्जाम्पल भी वहां पर देखा पाकिस्तान का कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बहुसंख्यकवाद का इस्तेमाल करके एक वर्ग की सोच को दूसरे वर्ग पे थोपने का प्रयास किया गया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था वो दो हिस्सों में बंट गया। हमने एग्जाम्पल्स देखे, फिर हमने ये समझा कि सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो हमने देखा कि इसके कुछ जो है वो एक नैतिक एस्पेक्ट भी है और इसका जो है दोनों तरह से इसको हम इसकी साझेदारी को समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम युक्तिपरक और नैतिक दोनों तरीके के तर्क इसके बारे में दिए जा सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इसे सत्ता का बंटवारा कहना सही रहेगा या सत्ता की साझेदारी कहना सही रहेगा। तो हमने इसके बारे में भी डिटेल में सब डिस्कशंस हमने पिछली क्लासेस में किए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके एक बार देखिए और ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत बेहतरीन तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आज की कहानी यहां से शुरू करते हैं। ये सब चीजें हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी और तो आज हमारी कहानी शुरू होती है सत्ता की साझेदारी के प्रकार से, जहां पे हम समझेंगे कि सत्ता की जो साझेदारी है वो कितने प्रकार से हो सकती है, हम सत्ता में कितने प्रकार से साझेदारी को अपना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड में, हम यहाँ पे डिपिक्ट भी हो रहा है कि मुख्यतया हम चार तरह से सत्ता की साझेदारी को समझ सकते हैं। हम एक एक करके इन चारों प्रकारों को समझेंगे और शुरुआत करते हैं पहले से, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्षैतिज वितरण की। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सीधी लाइन में, एक ही फ्लोर पे, सिंगल फ्लोर पे, एक ही स्तर पे। तो एक जब हम सरकारों को अलग अलग स्तर पे बांटते हैं तो एक ही स्तर पे कार्य को करने के, सत्ता को संभालने के अलग अलग अंग हैं जिनमें हम कार्यों का बंटवारा करते हैं। जहां सामान्यतः हम जिनको बोल देते हैं कि कानून बनाने का कार्य, कानून को पालन कराने का कार्य, और यदि उसमें कोई डिस्प्यूट रेज हो जाए तो उसको, उसका निपटारा, न्याय देने का जो कार्य है। यानी सत्ता के मुख्यतः हम जो तीन अंग मानते हैं, उन तीनों अंगों का जो वितरण है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक अंग है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। यानी कि जो कानून बनाने का कार्य है वो विधायिका के जिम्मे, जो कानून को पालन कराने का कार्य है वो कार्यपालिका के जिम्मे, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट रेज हो जाए तो न्याय देने का कार्य न्यायपालिका के जिम्मे। एक ही स्तर पर कार्यों को जो बांटने का जो सिद्धांत है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। अब इसका मुख्य प्रयोजन क्या है अगर हम समझें तो इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि किसी भी एक स्तर पर जो सत्ता का कोई एक अंग है वो इतना पावरफुल ना हो जाए, इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो सत्ता का पूरा जो सत्ता के जो साझेदारी का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से वहां पे कार्य ना करे, खतरे में पड़ जाए। मतलब वो अकेला ही सत्ता में इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो निरंकुश हो जाए और सत्ता का जो पूरा ताकत है उसका इस्तेमाल एक तरफा होने लगे। इस संभावना को खत्म करने के लिए हम सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं। अब जैसा कि हमने एक बार पढ़ा भी था कि राजा, पहले पुराने समय में राजा हुआ करते थे जो खुद ही कानून बनाते थे, खुद ही कानून का पालन करते थे और न्याय भी खुद ही देते थे। तो ऐसे में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता था। सत्ता को विकेंद्रीकृत करके और सत्ता को अलग अलग स्तरों पर बांट देना, अलग अलग उनके कार्यों को बांट देना, इस सत्ता का क्षैतिज वितरण है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
इस तरह से हम सत्ता को 3 अंगों में बांट देते हैं। इसी को हम शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। आपने जो शुरुआत में ही इस चैप्टर की शुरुआत में हमने इसको पढ़ा, और इससे अंततोगत्वा या आखिरी में हमें हासिल क्या होता है? हमें हासिल होता है सत्ता का संतुलन। इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि सत्ता में संतुलन स्थापित हो, कोई एक भी अंग इतना शक्तिशाली ना हो जो वो पूरी सत्ता को अपने कब्जे में कर ले, हथिया ले। मतलब विधायिका को ऐसा कानून बनाए जो सबके ऊपर हावी हो जाए, वो सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित कर ले, या कार्यपालिका कानूनों को इस प्रकार से पालन करे कि वो निरंकुश लगे, या न्यायपालिका ही विधायिका के बनाए हुए हर कानून को जो है वो कैंसिल करने लगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने लगे, या कार्यपालिका कार्यों में लगातार हस्तक्षेप करे। इस प्रकार का कोई भी एक अंग अपने आप को निरंकुश न माने, निरंकुश रूप से कार्य न करे, इसको सुनिश्चित करने के लिए, सत्ता का संतुलन स्थापित करने के लिए हमने क्षैतिज वितरण को अपनाया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। तो एक तो हमने यहाँ पे क्षैतिज वितरण को यहाँ पे इस तरह से देखा। अब हम सत्ता के दूसरे अंग की प्रकार की बात करें, सत्ता की साझेदारी दूसरे किस प्रकार से हो सकती है? वो हो सकती है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी अलग अलग स्तरों पे हम बांट देते हैं। वहां पे हमने क्या किया था कि इस एक स्तर पे ही अलग अलग बांटा, इस एक स्तर पे अलग अलग बांटा, लेकिन यहां हमने वो स्तरों को ही बांट दिया, एक स्तर ऊपर, फिर एक स्तर नीचे, फिर एक स्तर ऊपर नीचे। अब ये स्तर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये अलग अलग देशों में अपनी अपनी जरूरतों और अपने अपने शासन के जो तरीके हैं उनके अनुसार उन पर निर्भर करता है कि ये स्तर 2 होंगे, 3 होंगे, या उससे भी ज्यादा हो सकेंगे। तो मुख्यतया हम 2 या 3 स्तर की सरकारें देखते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझे तो एक देश में एक केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी वो केंद्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखती है, उन मुद्दों से डील करती है। दूसरा हम देखें तो केंद्र के नीचे या एक देश में जो जितने राज्य होते हैं उन राज्यों में राज्यों की एक राज्य सरकार होती है, और वो उस राज्य से संबंधित जो कार्य हैं उन कार्यों को देखती है। और इसी प्रकार से हम उससे भी निचले स्तर पर जब शासन को बांट देते हैं, शासन का विकेंद्रीकरण करते हैं, तो स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन की सरकारें होती हैं, और वो सरकारें अपने दायरे में जो कार्यों को निष्पादन करती हैं। इस प्रकार से एक देश के अंदर एक केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारें और उनसे भी ज्यादा कई स्थानीय प्रशासन की सरकारें हो सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब हम शक्ति का वितरण करते हैं, सत्ता की साझेदारी करते हैं, तो यहां पे शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो यहां पर भी लागू होता है कि शक्ति को हम ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे हम बांट देते हैं। यहां पे सत्ता की साझेदारी असलियत रूप से अगर देखी जाए तो वो यहीं पे फॉलो होती है कि हम अलग अलग स्तरों पे सत्ता में भागीदारी अपनाते हैं। अब हम यहां एक चीज और देखें, अगर इन दोनों को हम क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण को अगर हम देखें तो आप देखेंगे, जैसे मैंने यहां पे डिपिक्ट भी किया है, कि एक ऊर्ध्वाधर स्तर पे सत्ता का ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण है, और इसी ऊर्ध्वाधर वितरण में हम क्षैतिज वितरण भी देखने को पाते हैं। जैसे कि एक केंद्र सरकार है, उसी केंद्र सरकार में एक विधायिका भी है, एक कार्यपालिका भी है, एक न्यायपालिका भी है। इसी तरह से उस केंद्र सरकार के अंडर में एक राज्य सरकार है, जो उस राज्य सरकार में भी एक विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका भी हो सकती है, और इसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन में भी। अब इनमें विभाजन हम किस प्रकार से करते हैं? जैसे यहां तो हमने क्षैतिज वितरण में तो हमने विभाजन कर लिया कि भाई एक कानून बनाएगा, एक कानून का पालन करेगा, एक न्याय देगा। लेकिन यहां पे हम जो स्तर, अलग अलग स्तरों में जो बंटवारा करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं कि सत्ता के जो कई अलग अलग जो शासन के कार्य हैं उन कार्यों को बांट लिया जाता है जनरली, कि जैसे जो केंद्रीकृत रूप से किए जाने वाले कार्य हैं, पूरे देश को देखते हुए किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे कि रक्षा, जैसे कि कम्युनिकेशन, संचार, जैसे कि दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करना, जैसे कि वित्त, ये इस तरीके के जो मुद्दे हैं ये हमारी केंद्र सरकार डील करती है। इससे संबंधित नियम बनाना, उनका पालन कराना, ये सब कार्य केंद्र सरकार करती है। इसी प्रकार से राज्य सरकारों के अंतर्गत जो स्थानीय, जो राज्य के स्तर के जो कार्य होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, जैसे कि सिंचाई हो गया, जैसे कि भूमि संबंधी जो मसले हो गए, शिक्षा हो गई, इस प्रकार के कुछ जो कार्य हैं वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके से संबंधित कानून बनाना, उनका पालन कराना, ये सब कार्य राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन के स्तर पे और छोटे स्तर के जो कार्य होते हैं, जैसे कि चुंगी लगाना, जैसे कि हाउस टैक्स कलेक्ट करना, इस लोकल लेवल पे जो और चीजें होती हैं, जैसे गांव में कोई तालाब खुदवाना है, कहाँ पे सड़क बनवानी है, ये सब चीजें स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो है वो
कार्य दे दिए जाते हैं। तो कार्यों का वितरण हम केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन इन अलग अलग स्तरों पर कर देते हैं, और ये जो वितरण है ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इससे क्या होता है कि यहां पर भी क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका निर्णय बहुत निचले स्तर पर करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे जो कार्य हैं, विभाग हैं, वो केंद्र सरकार के जिम्मे, जो ऐसे हैं, जो ऐसे कार्य हैं जिनका स्तर जो है एक छोटे एरिया में क्यूमुलेटिव रूप से हम कर सकते हैं, वो कार्य राज्य सरकार के जिम्मे, और जो सबसे निचले स्तर के कार्य हैं वो स्थानीय शासन के जिम्मे कर दिए जाते हैं। अब इस तरह से कार्यों का वितरण कर दिया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण, ये दो हमने यहां पर समझे। अब तीसरा स्तर आता है सामुदायिक वितरण का। अब सामुदायिक वितरण क्या है, देखिए, इसको समझने के लिए आप हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी देश है, किसी भी देश का जो समाज है, उसका निर्माण किसी एक वर्ग विशेष से के जरिए तो नहीं होता। मतलब कोई एक तरीके की भाषा बोलने वाले लोग, या एक धर्म को मानने वाले लोग, या एक ही तरीके के लिंग के लोग, या एक ही तरीके की नस्ल के लोग जो हैं, एथनिसिटी के लोग जो हैं, क्या वही एक देश का निर्माण करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हर देश में एक से ज्यादा तरीके के भाषा भाषी, एक से ज्यादा धर्मों को मानने वाले, एक से ज्यादा जाति, लिंग, संप्रदाय, जितनी भी सामाजिक विविधताएं हम देखते हैं उनको मानने वाले लोग रहते हैं, और उन सबको मिला के उस देश का निर्माण होता है, देश के समाज का निर्माण होता है। तो चूंकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, कि लोकतंत्र ये मानता है कि समाज में एक विभिन्न जितने भी समूह हैं, जितने भी सामाजिक विविधता है, जो वितरण है, उन सब की अधिक से अधिक भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की मूल भावना है, और इसी मूल भावना को मानते हुए समाज के जितने भी सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विविधता है, उन सब का सत्ता में जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी भागीदारी हो, उनका प्रतिनिधित्व हो। इस चीज को पूरा करने के लिए जब हम सत्ता में उनकी भागीदारी को एक निश्चित कर देते हैं कि भाई इतनी भागीदारी तो ये करेंगे, या इतनी भागीदारी तो इस समुदाय की, इस वर्ग विशेष की होनी ही है, उस चीज को हम सामुदायिक वितरण बोलते हैं। मतलब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी देश में जो एक भाषा को कई भाषाओं को बोलने वाले लोग होंगे, कई धर्मों को मानने वाले लोग होंगे, या लिंगों में भी पुरुष हैं, महिला हैं, या थर्ड जेंडर भी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, अनेक जातियों को मानने वाले लोग हैं, अनेक नस्लों के लोग हैं, अलग रंग भेद भी जो होते हैं उस तरीके के लोग हैं। तो अब उसमें कोई बहुसंख्यक भी हो सकता है, कोई अल्पसंख्यक भी हो सकता है, या कई अलग अलग जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो समाज में जो सत्ता में इन सभी वर्गों की भागीदारी हो, इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके के उदाहरण अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बेल्जियम के जो हमने उदाहरण देखा था, आप उसमें अगर याद करें तो वहां पे एक तीसरे स्तर की जो सामुदायिक सरकार बनाई गई, उस समुदाय में एक वो भाषाई आधार पर सरकार बनाई गई, जिसमें एक भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वही उस सरकार का चुनाव करते थे, उस सरकार को चुनते थे, और वो सरकार अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से संबंधित जो नियम कायदे कानून है वो बनाती थी। तो एक एक तरीके का सामुदायिक वितरण वो भी था। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में हम देखते हैं कि हमने लिंग के आधार पे और सामाजिक आधार पे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको देखते हुए हमने एक आरक्षण का अधिकार बनाया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। कि हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो जो स्थानीय स्वशासन में पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि लिंग के आधार पे हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, महिलाओं को हम सीटों में भी आरक्षण देते हैं, और कुछ पद भी जो हैं, जैसे कई जगहों पे कई पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पद भी महिलाओं के लिए सुनिश्चित होते हैं, रिजर्व होते हैं, आरक्षित होते हैं। और सामाजिक आधार पर पिछड़े जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके लिए भी आरक्षित सीट से होती हैं, उनके लिए भी आरक्षित पद होते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट रिजर्वेशन देख लेते हैं, रिजर्वेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट रूप में भी, अप्रत्यक्ष रूप में भी अगर हम देखें तो जैसे हम राज्य और केंद्र सरकारों का जो चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि हम किसी पद को तो आरक्षित नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एमपीज होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर कुछ सीट्स जो हैं वो कुछ सामाजिक पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए रिजर्व होती हैं। उन सीटों पे उन्हीं वर्गों से संबंधित लोग खड़े होते हैं, और उन्हीं में से कोई एक चुनाव जीत के सरकार में, सत्ता में साझेदारी जो है निभाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से दुनिया में कई देशों में अलग अलग प्रकार से सत्ता में जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों की साझेदारी सुनिश्चित की जाती है। जैसे भारत में आरक्षण इसका एक उदाहरण है। तो इसका मूल जो तत्व है इस प्रकार के वितरण का, वो यही है कि समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग हैं उन सभी प्रकार के वर्गों का जो है वो
सत्ता में बराबर का प्रतिनिधित्व हो, इस चीज को सुनिश्चित करना। जो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो, अधिक से अधिक भागीदारी हो, उस चीज को सुनिश्चित करना। तो हमने यहाँ पर तीसरा जो है सामुदायिक वितरण का प्रकार देखा। अब चौथा आता है प्रतिस्पर्धात्मक वितरण। अब ये थोड़ा सा एक रोचक तरीके का वितरण आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वितरण है जो हमें डायरेक्टली कई बार देखने को नहीं मिलता, या हम उस चीज को देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि हम एक चीज तो ऐसे जो सबको सभी देखते हैं कि राजनीतिक दल, हम देखते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चुनाव राजनीतिक दलों के बीच में ही होते हैं मुख्यतया। मतलब निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दलों का होना और राजनीतिक दल निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, ये इस तरीके का माहौल बना के जो जनता है उसके लिए एक विकल्प मौजूद कराना, ये राजनीतिक दलों का काम है। राजनीतिक दल एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के बीच में एक विकल्प की भूमिका अदा करते हैं, विकल्प उपलब्ध कराते हैं कि यदि सत्ता में जो शासन में जो सरकार है, यदि वो समाज के हित में कार्य नहीं कर रही है, या वो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो जनता उन्हें अगले चुनावों में हटा के जो दूसरे मौजूद विकल्प हैं उनमें से किसी दूसरे को सत्ता में सरकार बनाने का मौका दे सकती है। तो इस प्रकार से अनेक राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन जनता के लिए अधिक हितकारी जो है वो योजनाएं ला सकते हैं, अधिकारी पॉलिसीज बना सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रतिस्पर्धा होती है। अब दूसरा हम देखते हैं दबाव समूह। तो राजनीतिक दलों के अलावा ऐसे ग्रुप्स जो सत्ता के ऊपर, विपक्ष के ऊपर भी, जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्यावरण संरक्षी ग्रुप है, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाता है। मान लीजिए कोई सरकार किसी पर्टिकुलर एरिया के पेड़ों को काटने का आदेश दे देती है, कोई नियम बना देती है इस तरीके का, और उसमें राजनीतिक दलों की हामी भी हो सकती है। लेकिन ये दबाव समूह जो कि सत्ता का सीधे सीधे तौर पे कोई भागीदार नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये एक दबाव समूह, एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, और सत्ता में सरकार के ऊपर भी और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और इनके दबाव में आके कई बार हमने देखा इतिहास में कि सरकारों को अपने बनाए हुए कानून बदलने पड़ते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। इनके अलावा कई और दबाव समूह जो कुछ जिनको हम हित समूह भी बोल सकते हैं, मतलब वो दबाव समूह तो हित समूह भी बोल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं किसानों के समूह, जैसे आप देखते हैं मजदूरों के समूह, जैसे आप देखते हैं व्यापारियों के समूह, कि ये अपने वर्ग विशेष के हित से संबंधित जो है मुद्दों को लेके वो सरकार के ऊपर और अन्य राजनीतिक जो दल होते हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि इनके हितों से संबंधित नियम कायदे कानून बनाए जाएं। यदि कोई सरकार इनके हितों से विरोध में अगर वो कानून बनाती है, तो ये उसके लिए इन सरकार के ऊपर भी और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर भी दबाव बनाते हैं और उनको कानूनों को बदलवाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये वो समूह है, दबाव समूह है, जो सत्ता में सीधे तौर पर भागीदारी भले न निभाते हो, लेकिन सत्ता में जो सरकार है उस पर भी और अन्य राजनीतिक दलों पे ये अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाकर सत्ता में सीधी सीधी भागीदारी निभाते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई सरकार कोई कानून बनाती है, तो कानून बनाने से पहले जब उस कानून का ड्राफ्ट तैयार होता है, तो वो ड्राफ्ट सरकार जनता के सामने रखती है, उस पर जनता की राय मांगती है कि हम ये प्रोविजंस कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है। तो आमतौर पर तो जनता को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, वो तो मालूम ही नहीं होता उसको। तो कौन वो लोग होते हैं जो इन सब चीजों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और जिसके चलते सरकारों को अपने निर्णयों में संशोधन करने पड़ते हैं। तो ये वही दबाव समूह है, अलग अलग रूप से, जिसको हम कई बार सिविल सोसाइटी भी बोल देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बोल देते हैं। कुछ ये जैसे हम इसमें यूनियंस भी हैं, एसोसिएशंस भी हैं। ये सब चीजें जो हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्टली समाज के हित में या अपने वर्ग विशेष के हित में सरकार के ऊपर और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बना के सत्ता में साझेदारी करती हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सत्ता में ये जो ऊपर के जो दो, हम पहले और दूसरा जो ये दो प्रकार के जो वितरण हैं, ये तो आपको सत्ता में सीधे तौर पर डायरेक्टली देखने को मिलते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय स्वशासन है। ये तो दो बिल्कुल डायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो हम सामुदायिक वितरण देखते हैं, ये कई स्तर पे आपको डायरेक्ट भी देखने को मिल जाता है, कई स्तर पे इनडायरेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे हमने बात भी की कि भाई स्थानीय स्वशासन में हमारे यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है,
और केंद्र या राज्य सरकार के रूप में हमें कई जगह पे इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिल जाता है सत्ता की साझेदारी में। और तीसरा वाला जो ये चौथा जो लास्ट हमारा प्रतिस्पर्धात्मक वितरण है, ये तो हमें डायरेक्ट देखने को मिलता ही नहीं, ये तो जनरली इनडायरेक्ट ही होता है और इनडायरेक्टली ये सरकार में अपनी भागीदारी निभाता है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की आपको चारों स्तर जो है वितरण अलग अलग तरह से डिटेल में समझाने की, किस प्रकार से ये काम करते हैं और इनकी क्या क्या अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको मैंने यहां पे समझाने की कोशिश की। और इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर वितरण की बात की किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, ये हम इससे थोड़ा समझ सकते हैं। एक शासन है, शासन में ये तीन अंग जो कार्य करने के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक ही स्तर पे हैं। मतलब ये केंद्र के स्तर पे भी हो सकते हैं और ये राज्य के स्तर पे भी हो सकते हैं, लेकिन स्तर समान ही है। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत में केंद्र की बात करें तो केंद्र में संसद है विधायिका के तौर पे, कार्यपालिका के तौर पे जिसको हम सरकार या केंद्र सरकार बोलते हैं वो कार्य करती है, और न्यायपालिका के बात करें तो हमारा उच्चतम न्यायालय। इसी प्रकार से अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में यहां पे हमारा विधानमंडल है और वहां भी सरकार, राज्य सरकार जिसको हम बोलते हैं। और न्यायपालिका के स्तर पे हम देखें तो उच्च न्यायालय है। हालांकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो केंद्रीकृत न्यायपालिका है। डिटेल में जब आगे न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ केंद्र के लिए न्यायालय का कार्य करता है, उच्च न्यायालय केवल राज्य के लिए कार्य करता है, ऐसा नहीं है। ये केंद्रीकृत न्यायपालिका है, लेकिन समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हर स्तर पे जो है वो सत्ता का यहाँ पे हमने साझेदारी कर रखी है। इसी प्रकार से अगर हम और नीचे चले जाएं तो पंचायत स्तर पे तो देखिए यहाँ पे ग्राम सभा होती है, वो विधायिका का कार्य करती है। यहाँ पे फिर एक ग्राम पंचायत होती है, वो कार्यपालिका का कार्य करती है। न्यायपालिका के तौर पे सीधा सीधा यहाँ पे कोई विभाग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक केंद्र सरकार है जो केंद्र पूरे देश में एक ही होती है केंद्र के रूप में। राज्य सरकारें जितने उस देश के अंदर राज्य हैं उन हर राज्य में केंद्र एक जो है राज्य सरकार होती है। और स्थानीय स्वशासन अगर वहां पे है किसी देश में तो ये सबसे निचले स्तर की एक सत्ता का विभाजन है, विकेंद्रीकरण है जो कार्य करता है। इस प्रकार से हमने देखा। और इसके अलावा जो हमने तीसरे चौथे स्तर की बात की थी वो इन्हीं के अंदर, भाई तीसरा स्तर तो इसी में विधायिका का हिस्सा बन के जाता है। अब वो केंद्र में भी हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है और स्थानीय शासन में भी हो सकता है। हमने देखा ना सामाजिक आधार पे जो हमने आरक्षण दिया उस प्रकार से। और चौथा जो दबाव समूह है वो तो किसी भी स्तर पे, केंद्र के स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी, विधायिका पे भी दबाव बना सकता है, कार्यपालिका पे भी दबाव बना सकता है और कुछ हद तक न्यायपालिका पे भी दबाव बना सकता है। कुछ हद तक न्यायपालिका वैसे स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी आखिरकार जनता तो सर्वे सर्वा है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो हमने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरह से समझा कि किस तरह से जो है वो ये सब चीजें कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर वैसे तो जितना आपके बुक में दिया हुआ है लगभग पूरा है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं साथ साथ ही कि भारत में ये जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो किस प्रकार से लागू होता है। जो हमने यहाँ पे इस जो सत्ता के जो क्षैतिज वितरण की जो बात की, ये भारत में किस प्रकार से लागू होता है, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वो किस प्रकार से है, लेकिन ये कैसे कार्य करता है ये हम जरा यहीं पे देख लेते हैं। तो चलिए हम यहां पे ही समझ लेते हैं भारत में शक्ति का पृथक्करण किस प्रकार से है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए, सबसे पहले जो नियम बनाने का कार्य, कानून बनाने का कार्य है वो कौन करती है, वो करती है पार्लियामेंट। पावर टू मेक एंड चेंज लॉ, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना। किसी भी लॉ को, कानून को बनाने का कार्य, या कोई पहले का बना हुआ कानून है और उसको अगर चेंज करने का, बदलना है, तो वो कौन करता है, वो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के अंग क्या है, ये सब कुछ चीजें तो आप पढ़ भी चुके होंगे और बाकी हम आगे आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरा,
अब जो पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिए, उन कानूनों को पालन कौन कराएगा? तो उन कानूनों को पालन करने का कार्य होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का, जिसको हम सरकार बोल देते हैं आम भाषा में, सरकार का, है ना, पावर टू पुट लॉ इनटू एक्शन, इस प्रकार से। अब भारत में क्या है, भारत में कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से अलग अलग नहीं है। भारत में जो कार्यपालिका है, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। यानी हम कार्यपालिका को अलग से नहीं चुनते, हम पार्लियामेंट में जो एमपीज जाते हैं, जो सांसद जाते हैं, हम उनको चुनते हैं, हम संसद के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और उन्हीं प्रतिनिधियों में से एक हिस्सा जो है वो सरकार बनाता है, सरकार फॉर्म करता है। ठीक है, तो विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह से अलग नहीं है, भारत में एक ही है। यही हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से अलग है। वहां पे विधायिका के लिए चुनाव अलग होते हैं और कार्यपालिका के लिए चुनाव अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा तीसरा हिस्सा है कि जो विधायिका ने जो कानून बनाए, कार्यपालिका ने उन कानूनों को पालन किया। अब इनमें कहीं पे मान लीजिए किसी कानून के समझने में कोई दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, या कार्यपालिका ने उस कानून को सही तरह से पालन नहीं किया, उसके पालन करने में कोई दिक्कत है, इन तरीके के समस्याओं का निपटारा कौन करता है? तो उसको निपटारा करने के लिए एक न्यायपालिका है, जुडिशरी है, पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन लॉ, यानी कानून के ऊपर जो जजमेंट्स हैं उनको बनाने का कार्य किसका है? जुडिशरी का। तो भारत में ये तीनों चीजें स्वतंत्र हैं वैसे तो, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो कैसे? एक दूसरे से जुड़ के ही ये जो हम बोलते हैं नियंत्रण और शक्ति, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रिंसिपल है, वो फॉलो कैसे करती हैं, आइए हम वो भी अगली स्लाइड में एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। तो आइए समझते हैं भारत में नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आइए देखते हैं, हमने पहले बात की लेजिस्लेचर की, यानी कि विधायिका की। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है ना। अब विधायिका और एक तरफ, दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरी तरफ है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब आप देखिए कि ये वैसे तो बिल्कुल अलग अलग हैं, कि इसने कानून बना दिया और कार्यपालिका ने उसको पे पालन करा दिया, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे नियंत्रण रखते हैं? तो आप देखिए कि जो कार्यपालिका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्यपालिका विधायिका से ही चुन के बन के निकल के जाती है। मतलब हम कार्यपालिका का चुनाव अलग से नहीं करते भारत में, हम विधायिका का चुनाव करते हैं, जो विधायिका में जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव करते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से कुछ लोग जो है वो इससे निकल के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कार्यपालिका है, इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो पूरी तरह से विधायिका के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है, कि अगर उसने कोई गलत कार्य किया, उसने कोई चीज छुपाई, उसने कोई ऐसी चीज करी जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार नहीं है, इस तरह से कोई भी कंडीशन अगर उत्पन्न होती है, तो वो उसके लिए वो विधायिका के प्रति सीधे सीधे जिम्मेदार है। विधायिका के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, लाके सरकार के विरुद्ध उसको लाया जाता है, और ये लाया जा सकता है कि भाई सरकार ने ये जो कार्य किया है गलत किया है, या सरकार ने इस कार्य को एज पर लॉ नहीं किया है, या सरकार ने जो कार्य किया है उसको सत्ता से, विधायिका से छुपाया है। इस तरह की जो भी परिस्थितियां हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिराया जा सकता है, कार्यपालिका को भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का नियंत्रण होता है। अब विधायिका के ऊपर कार्यपालिका कैसे नियंत्रण रखती है? उल्टा, वाइस वर्सा, वो हम देखें वो कैसे। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव के तीन जो पार्ट हैं वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव को जो हम पढ़ते हैं तो एक तो राष्ट्रपति। अब भारत में जो राष्ट्रपति है वो विधायिका का भी पार्ट है, वो विधायिका का भी पार्ट है, क्योंकि जब लेजिस्लेचर पढ़ते हैं तो यहां पे भी हम देखते हैं कि इसके तीन अंग हम पढ़ते हैं, कि एक तो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के बाद में एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये दो अंग हैं। मतलब ये कुल मिला के तीन अंग हैं जो मिला के विधायिका का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति विधायिका का भी पार्ट है, लेकिन वो भारत का कार्यकारी, भारत का जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव्स है उसका वो हेड है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स है। तो इस प्रकार से वो एग्जीक्यूटिव को लीड करता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जो लेजिस्लेचर, जो विधायिका के जो मेंबर्स हैं,
उनको सर्टेन कंडीशंस के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिन परिस्थितियों के आधार पे राष्ट्रपति विधायिका के जो सदस्य हैं उनको उनकी सदस्यता से निष्कासित कर सकता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो इस प्रकार से ये दो अंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने देखा कि अगर एग्जीक्यूटिव्स कुछ गलत करते हैं तो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, विधायिका एग्जीक्यूटिव्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, अविश्वास प्रस्ताव लाके भंग कर सकती है। इसी प्रकार से यदि विधायिका का कोई सदस्य गलत कार्य करता है तो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव्स के जो हेड हैं, राष्ट्रपति जो भारत में, वो मेंबर्स को जो है वो संसद की सदस्यता से निष्कासित कर सकते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट जो है जुडिशरी का। तो जुडिशरी का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से जुडिशरी विधायिका पे और कार्यपालिका पे सीधे सीधे नियंत्रण रखती है। कैसे, हम पहले विधायिका से समझते हैं। तो देखिए, विधायिका ने कोई कानून बनाया। अब हो सकता है कि वो कानून भले विधायिका ने बहुमत से बनाया हो और उसमें प्रॉपर सारे नियम फॉलो किए हो, लेकिन अगर वो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, अगर वो जुडिशरी के अनुसार यदि वो कुछ ऐसे उसमें प्रोविजंस हैं जो संविधान की जो मूल भावना है, यदि वो उसके विरोधाभासी हैं, तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बाकायदा पारित किए गए कानून को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। कैन डिक्लेयर लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको खत्म कर सकती है, नन वॉइड कर सकती है। ये जुडिशरी के पास पावर है। इसी प्रकार से सिमिलरली यदि हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करें जुडिशरी की पावर की, तो एग्जीक्यूटिव्स जैसे विधायिका ने कोई कानून बनाया, उस कानून को पालन करने के दौरान जो रूल्स हैं या जो एक्ट्स हैं वो कौन फॉलो करता है, वो एग्जीक्यूटिव्स फॉलो करते हैं। तो उनके द्वारा जो भी एग्जीक्यूटिव्स ऑर्डर या एक्ट्स किए जाते हैं उनको भी जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, अगर वो संविधान की भावना के अनुरूप ना हो तो। ये जुडिशरी के पास में पावर्स हैं, कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्ट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जुडिशरी के पास पावर है और इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका को जो है वो बिल्कुल निरंकुश होने से रोकती है जुडिशरी। इसके कई एग्जांपल्स भारत में जो है अब तक हो चुके हैं, हम डिटेल में अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको उसका कॉन्टेक्स्ट यहां पे समझा रहे हैं। अब ये तो जुडिशरी ने इन दोनों को रोक दिया, लेकिन मान लीजिए कि अगर जुडिशरी ही किसी तरह से जो है वो गलत कार्य करती हो, तो उस पे कौन उसकी निरंकुशता पे कौन अंकुश लगाएगा? उसका काम लेजिस्लेचर के पास भी है और एग्जीक्यूटिव के पास भी है। कैसे, हम समझते हैं। तो देखिए, जुडिशरी को पे लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करती है। तो जो जुडिशरी के जो जस्टिस हैं, जो वहां पे जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या बाकी जो भी जस्टिस हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लेजिस्लेचर में, विधायिका में लाके वो पास किया जा सकता है। इम्पीच चीफ जस्टिस, इम्पीच मतलब इंग्लिश में जो है इसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, यानी न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है विधायिका के अंदर, और अगर वो पारित हो गया तो जो जस्टिस हैं उनको उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से विधायिका के किए हुए कार्य को अगर वो कानून की भावना के, संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, और अगर जुडिशरी कोई गलत कार्य करती है तो जुडिशरी के जो जस्टिस हैं उनके विरुद्ध विधायिका के अंदर महाभियोग का प्रस्ताव लाके उनको पद से हटाया जा सकता है। अब एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव्स के एक्ट्स को, उनके ऑर्डर्स को अगर वो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है तो जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। उसी प्रकार से उसके विरोध में, वाइस वर्सा में, जुडिशरी में जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव्स के जो हमारे जो एक्टिंग चीफ होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो जनरली इनके जो अपॉइंटिंग कमेटी होती है उसको लीड करते हैं, और आखिरी में जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, तो उसी के बिहाफ पे जो है वो जो जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट के जरिए एग्जीक्यूटिव्स जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का जो उनके पास पावर है उसके जरिए जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। इस प्रकार से जो तीनों जो अंग हैं, ये कोई भी अंग अपने आप में निरंकुश न हो जाए, विधायिका अपने आप में ऐसे कानून न बना सके जो जनता के हित में न हो, जनता के हित के विरोध में हो, जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो, या एग्जीक्यूटिव्स कुछ ऐसे काम ना करें जो संविधान की भावना के विरोध में हो, जो जनता के हित में न हो। इसको कंट्रोल करने का काम एक दूसरे के पास में, मतलब एग्जीक्यूटिव्स के लिए लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास में है,
भाई एग्जीक्यूटिव्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? लेजिस्लेचर भी कर सकता है और जुडिशरी भी कर सकती है। और इसी प्रकार से लेजिस्लेचर को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव्स भी कर सकते हैं और जुडिशरी भी कर सकती है। और सिमिलरली जुडिशरी को कौन कंट्रोल कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव्स भी कंट्रोल कर सकते हैं और लेजिस्लेचर भी कंट्रोल कर सकती है। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपने समझा होगा कि किस प्रकार से चेक्स एंड बैलेंसेस का जो फॉर्मूला है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ये भारत में पूरी तरह से प्रभावी है। इसी प्रकार से हमने जो सबसे शुरुआत में जो हमने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा था और हमने कहा था कि मूल रूप से इस पृथक्करण के सिद्धांत का जो थीम था वो ये था कि ये तीनों अंग पूरी तरह से अलग अलग होने चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये अंग पूरी तरह से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी अंग अपने आप में निरंकुश न हो सके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपके इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा। हमने पूरा सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इसके किस प्रकार से कौन कौन से अंग हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में समझा। और इसके बाद में भारत में किस प्रकार से शक्ति का वितरण है, सत्ता का जो है वितरण है वो हमने समझा, और भारत में नियंत्रण संतुलन किस प्रकार से कार्य करता है हमने इस सबको डिटेल में समझा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं पे पूरा होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे, पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम और मोटिवेट होते रहें और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो अभी के लिए फिलहाल हम अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं आपका दोस्त मयंक आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।